हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल सिग्नलिंग होता क्या है, किस तरीके से सेल सिग्नलिंग होती है। ठीक है, जितनी भी सेल्स होती हैं अपनी बॉडी में, जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल्स को रिसीव एंड रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से सेल्स सिग्नल को रिसीव एंड रिस्पॉन्स करती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग में क्या होता है कि सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल पहुंचते हैं सेल्स के पास में और सेल रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। ठीक है, अब देखिए सेल सिग्नलिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कि जो सिग्नलिंग सेल है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक सिग्नल ही स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई रिसेप्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई रिसेप्टर है, तो इस रिसेप्टर से कोई स्पेसिफिक सिग्नल ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से ही मान लो कि ये क्या है, ये क्या है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक सिग्नल ही स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो सिग्नल है वो इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। तो यही जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब कि एक स्पेसिफिक सिग्नल स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड हो सकता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर से ही बाइंड हो सकता है और दूसरे किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें एम्प्लीफिकेशन की बात करें, तो एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे सिग्नलिंग कैस्केड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास में एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। इस सिग्नलिंग मान लो इस सिग्नल मॉलिक्यूल ने एक एंजाइम को क्या किया, एक्टिवेट किया। इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया। अब ये एक एंजाइम क्या करेगा, 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। अब ये एक एंजाइम क्या करेगा, ये 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे और ये भी 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे सिग्नलिंग कैस्केड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो सिग्नल होंगे वो एम्प्लीफाइड होते जाएंगे, सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें डीसेंसिटाइजेशन की। डीसेंसिटाइजेशन को हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि सिग्नल आया, एक बार सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या करता है, जैसे कि कोई सिग्नल आया और रिसेप्टर से बाइंड हुआ, सिग्नल आया और इस रिसेप्टर से क्या हुआ, बाइंड हुआ। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में फिर रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ। अब ये क्या करेगा, अपने ही रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब ये अपने ही रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, रिसेप्टर अलोंग विद लीगेंड। ठीक है, जो रिसेप्टर होगा वो लीगेंड के साथ में डिग्रेडेशन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में चला जाता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में चला जाता है और वहाँ पे इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, रिसेप्टर और लीगेंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस कब होती है, जब सिग्नलिंग एक बार डिसेंसिटाइजेशन का मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक बार पाथवे रेगुलेट हो जाता है उसके बाद में ये अपने ही रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती है और रिसेप्टर अलोंग विद लीगेंड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में चले जाते हैं और उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि 2 सिग्नल्स मॉलिक्यूल फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसमें ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होंगे। अब इनका जो फंक्शन होगा वो अपोजिट फंक्शन होगा। एक क्या करेगा, एक पाथवे को एक्टिवेट करेगा तो दूसरा जो सिग्नल होगा वो क्या करेगा, पाथवे को डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। ठीक है, एक अगर एक्टिवेट करेगा तो दूसरा डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। तो सेल सिग्नलिंग क्या होती है कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल को रिसीव एंड रिस्पॉन्स करती हैं अपने सराउंडिंग से सिग्नल्स को रिसीव करके। ठीक है, उस तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। सेल्स किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इस चीज़ को हम लोग सेल सिग्नलिंग में समझेंगे। ठीक है, अब अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं
कुछ सेल्स होती हैं जो डिटरमाइंड सेल्स होती हैं, जिनको फंक्शन करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, जिनको फंक्शन करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सेल्फ डिटरमाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये इन्हें किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फंक्शन करने के लिए। कुछ सेल्स होती हैं जो कि नॉन डिटरमाइंड सेल्स होती हैं, इन सेल्स को एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन करने के लिए इनको एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो पहले ये स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक सिग्नल अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड कर सकता है, स्पेसिफिक सिग्नल स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे सिग्नलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी, सिग्नलिंग कैस्केड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स एम्पलीफाइड होते जाएंगे, उनका नंबर्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट है डीसेंसिटाइजेशन। डीसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, डीसेंसिटाइजेशन को नेगेटिव फीडबैक पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक पाथवे भी कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन को। इसमें क्या होता है कि जब जो पाथवे एक बार अगर रेगुलेट हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है और रिसेप्टर अलॉन्ग विद लिगैंड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में चला जाता है और वहाँ पे इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें सिग्नल आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद में ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा और जो रिसेप्टर अलॉन्ग विद लिगैंड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में जाएगा और क्या होगा, इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फंक्शन करते हैं और दोनों का जो फंक्शन होता है वो अपोजिट होता है। अगर एक पाथवे को एक्टिवेट करता है तो दूसरा पाथवे को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स। जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर हेटिंग, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लविंग सिग्नल्स, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन को, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो ये अगर हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये भी लिपिड की बनी होती है और लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो अगर हाइड्रोफोबिक सिग्नल होगा तो वो ईजिली से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। अगर सिग्नल हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके जो सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल होते हैं, मतलब सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, हाइड्रोफोबिक सिग्नल एंड हाइड्रोफिलिक सिग्नल। जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन को ईजिली से क्रॉस कर जाते हैं और अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोसोल में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स, इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब सिग्नलिंग की कितने टाइप्स की सिग्नलिंग होती है, ठीक है। तो सिग्नलिंग 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्टेंटली लोकेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एंडोक्राइन हार्मोन है, ठीक है। एक बात और, जो लीगेंड होता है, जो सिग्नल होता है उसी को हम लोग लीगेंड कहते हैं, ठीक है। जो सिग्नल होता है उसी को हम लोग लीगेंड कहते हैं या फिर सिग्नल कहते हैं। तो जो सिग्नल होगा, जैसे कि ये एंडोक्राइन सिग्नल हो गया, ये एंडोक्राइन सिग्नल जो होता है इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, काफ़ी दूर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है, मतलब ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके अपनी टारगेट रिसेप्टर पे जो टारगेटिंग सेल होती है जिस पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन पे जा कर के ये बाइंड कर जाता है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, ठीक है।
अगर पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एडजेसेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी सेल में प्रेजेंट होते हैं, दूर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल क्या करेगी, सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी, सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी और जो एडजेसेंट सेल होगी वो क्या करेगी, इन सिग्नल्स को रिसीव करेगी और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इसके बाद में अगर हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, एक ही सेल सिग्नल को प्रोड्यूस और उसको रिसीव करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सेल है, इस सेल ने क्या किया, सिग्नल को इंड्यूस किया। अब इस सिग्नल का जो रिसेप्टर होंगे वो उसी सेल पे प्रेजेंट होंगे, तो वही सेल क्या करेगी, इस सिग्नल को रिसीव कर लेगी। तो इसको कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हमें कैंसर में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अगर जक्स्टाक्राइन की सिग्नलिंग की बात करें तो जक्स्टाक्राइन जो सिग्नलिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जक्स्टाक्राइन जो सिग्नलिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन के थ्रू होती है। जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन्स के थ्रू होती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सेल है, ये सेल क्या करेगी, सिग्नल को इंड्यूस करेगी और जो पास में जो सेल प्रेजेंट होगी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होगी, तो क्या करेंगे, ये उसको रिसीव करेंगे। जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन्स के थ्रू होती है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो लिगेंड होगा वो ब्लड के थ्रू अपनी टारगेट सेल पे पहुंचेगा और अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। तो इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, बट पैराक्राइन सिग्नलिंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब एडजेसेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि सेम सेल सिग्नल को प्रोड्यूस और रिसीव करती है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स की। अगर जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स की बात करें तो जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स की बात करें तो जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स दो तरीके की होती हैं। जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स, एक होती हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, ठीक है। हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, तो दो तरीके की जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स होती हैं, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स एंड हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। अब मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं ये सिंगल सब यूनिट से बनी होती हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें सिंगल सब यूनिट से बनी होती हैं और सिंपल टाइप की होती हैं और इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, ठीक है। वहीं अगर हम हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स की बात करें तो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स जो होती हैं वो थ्री सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इन कंपैरिजन टू मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये होती है हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, जितनी भी हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं उनके पास में गैप एंड GEF एक्टिविटी होती है, ठीक है, गैप एंड GEF एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इंट्रिंसिक गैप एंड GEF एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब ये गैप और GEF एक्टिविटी क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि गैप और GEF एक्टिविटी क्या होती है, गैप एक्टिविटी क्या होती है एंड GEF एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। देखिए जब जी प्रोटीन जो अभी हमने बात करी जी प्रोटीन्स की बात की, तो जब जी प्रोटीन्स जीटीपी बाउंड कंडीशन में होती हैं, ठीक है, जब जी प्रोटीन्स जीटीपी बाउंड कंडीशन में होंगी तब ये एक्टिव फॉर्म में होंगी, और जब ये जी प्रोटीन्स जीडीपी बाउंड कंडीशन में होंगी, तब ये इनएक्टिव हो जाएंगी, नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगी।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जी प्रोटीन जीटीपी बाउंड स्टेट में होंगी तब ये एक्टिव होंगी, और अगर जीडीपी बाउंड स्टेट में होंगी तब ये इनएक्टिव होंगी। तो जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जब जी प्रोटीन जीडीपी बाउंड कंडीशन में होगी, जीडीपी बाउंड कंडीशन में होगी, तो इस कंडीशन में गैप, इसकी जो इंट्रिंसिक गैप एक्टिविटी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्या करेगी, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी। जो इंट्रिंसिक गैप एक्टिविटी होगी, इंट्रिंसिक जीईएफ एक्टिविटी, तो जो जीईएफ एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, जीईएफ एक्टिविटी। इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करती है जीईएफ एक्टिविटी, ठीक है। वहीं पे एक्टिव जी प्रोटीन्स को इनएक्टिव करने का काम कौन करती हैं, इनएक्टिव करने का काम करता है गैप एक्टिविटी। जो गैप एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, एक्टिव जीटीपी प्रोटीन को, जो जीटीपी होगा उसको हाइड्रोलाइज कर देगी, जीडीपी में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो जी प्रोटीन होगी वो कैसी हो जाएगी, जीडीपी बाउंड स्टेट में हो जाएगी, और ये कैसी हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, इसलिए हम लोग जीटीपी बाइंडिंग स्विच प्रोटीन्स कहते हैं। अगर जी प्रोटीन जीटीपी बाइंड है तब ये एक्टिव कंडीशन में होगी, अगर जीडीपी बाउंड होगी तब ये इनएक्टिव कंडीशन में होगी। एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव में ले जाने का काम कौन करती है, गैप एक्टिविटी, और इनएक्टिव से एक्टिव कौन करता है, जीईएफ एक्टिविटी, ठीक है। तो ये गैप और जीईएफ एक्टिविटी का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स के बारे में। अब जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं, अब हम लोग बात करें हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स की बात करें, हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स की बात करें। जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं, ये 7 हेलिकल इनकी स्ट्रक्चर होती है। मतलब जो जी प्रोटीन होती है उसमें 7 अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से इसके हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। एक्सोप्लाज्मिक साइड पे अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और साइटोसोलिक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जैसे कि E1 E2 E3 E4, ठीक है। E का मतलब हो गया एक्सोप्लाज्मिक फेज, और C1 C2 एंड C3 और C4। C का मतलब हो गया साइटोसोलिक फेज या फिर साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। अब देखिए जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है इसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं। हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स में 3 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सब यूनिट, ठीक है। किस तरीके से होती है, जैसे कि ये है, तो और ये जो होती है अल्फ़ा सब यूनिट, ये अल्फ़ा सब यूनिट हो गई, और ये बीटा और ये गामा सब यूनिट हो गई। जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है इसमें जीडीपी और जीटीपी बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है, जो जी प्रोटीन की जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है उसमें जीटीपी और जीडीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो यहाँ पे जीटीपी या फिर जीडीपी बाइंड होगा, ठीक है। देखिए जब अल्फ़ा सब यूनिट अपनी गामा और बीटा सब यूनिट से बाइंड रहेगी तब तक जो जी प्रोटीन होगी वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी। जब अल्फ़ा सब यूनिट अपनी गामा और बीटा सब यूनिट से डिसएसोसिएट हो जाती है तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती है 7 हेलिक्स स्ट्रक्चर होती हैं, 3 सब यूनिट्स होती हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि
जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो साइटोसोलिक साइट पे प्रेजेंट होता है, और जो अमाइड ग्रुप होती है वो एक्जोप्लाज्मिक साइट पे प्रेजेंट, अमाइड ग्रुप होता है वो एक्जोप्लाज्मिक साइट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो इसकी जो जी अल्फ़ा प्रोटीन होती है, जी अल्फ़ा प्रोटीन होती है उसमें जीटीपी एंड जीडीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जो जीटीपी एंड जीडीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें, देखिए जो H3 हो गया, H5 हो गया, H3, H5, H6 एंड H7 along with E2 ये लीगेंड बाइंडिंग पॉकेट का फॉर्मेशन करते हैं, लीगेंड बाइंडिंग पॉकेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। H3, H5, H6 एंड H7, ठीक है। ये H क्या है, H का मतलब होता है हेलिक्स, ठीक है। तो हेलिक्स नंबर 3, 5, 6 और 7 अलॉन्ग विद E2 का मतलब एक्जोप्लाज्मिक साइड, ठीक है। ये लीगेंड बाइंडिंग पॉकेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लीगेंड यहाँ पे लीगेंड आके बाइंड करेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में बात करें इफेक्टर प्रोटीन्स की बात करें, अगर हम इफेक्टर प्रोटीन्स की बात करें तो इफेक्टर प्रोटीन्स जो होती हैं, इफेक्टर प्रोटीन्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर प्रोटीन, दूसरी होती हैं साइटोसोलिक इफेक्टर प्रोटीन्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर प्रोटीन दूसरी होती हैं साइटोसोलिक इफेक्टर प्रोटीन्स, ठीक है। ये होगी, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जब सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगी। सबसे पहले मान लो ये सिग्नल आया तो सबसे पहले क्या होगा, जो इफेक्टर प्रोटीन होगी वो एक्टिवेट होगी। सिग्नल आया, इफेक्टर प्रोटीन से बाइंड किया, इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगी, फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज़ करेगी, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगी और सेकेंडरी मैसेंजर साइटोसोलिक में जा करके साइटोसोलिक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगी। जो साइटोसोलिक इफेक्टर प्रोटीन होगी उसको जाकर एक्टिवेट करेंगी, और फिर ये जो साइटोसोलिक इफेक्टर प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियस में जाएगी, और न्यूक्लियस में जा करके टारगेट जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। तो इस तरीके से सिग्नलिंग कैस्केड रन करता है, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल की रिसेप्टर से बाइंड होता है, सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, देखिए सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, रिसेप्टर में क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल, जैसे ही सिग्नल अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा वैसे ही रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से जो जी प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है, जो जी प्रोटीन होती है वो अपनी जीटीपी बाउंड स्टेट में जी प्रोटीन की जीईएफ एक्टिविटी क्या करेगी, जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी। जो जीडीपी होता है उसको जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी, और जो ये जी प्रोटीन होगी, जो अल्फ़ा जी प्रोटीन होगी वो अपनी बीटा और गामा सब यूनिट से डिसएसोसिएट हो जाएगी और इंटरेक्ट करेगी रिसेप्टर के साथ में, और ये जो जी प्रोटीन्स होती है वो जा करके जो जी प्रोटीन होगी वो सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज़ करेगी, कि सेकेंडरी मैसेंजर जो होगा उसको एक्टिवेट करेगी, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोसेस चलती है। जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, जी प्रोटीन में जीईएफ एक्टिविटी एक्टिवेट हुई तो उसने जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही जी प्रोटीन जीटीपी बाउंड कंडीशन में आएगी, एक्टिव हो जाएगी, जब तक जी अल्फ़ा अपनी बीटा गामा सब यूनिट से एसोसिएट रहेगी तब तक इनएक्टिव रहेगी। बट जैसे ही ये डिसएसोसिएट, जैसे ही अल्फ़ा सब यूनिट में जीटीपी बाइंड होगा वैसे ही अपनी बीटा और गामा सब यूनिट से डिसएसोसिएट हो जाती है, ठीक है।
जिसकी वजह से जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करती है, ठीक है, और अपनी जो इफेक्टिव प्रोटीन होती है उसको जो एक्टिवेट करती है, वो डाउनस्ट्रीम कैस्केड रन करने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जी अल्फ़ा एस कपल रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। जैसे कि ये हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, जैसे कि ये रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है। अब जब ये रिसेप्टर जी अल्फ़ा एस से बाउंड होगा तब ये एडेनाइलिस साइक्लेज के साथ में एसोसिएट करेगा। जो जी अल्फ़ा एस है ये क्या है, जी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जब ये रिसेप्टर जी अल्फ़ा एस कपल रिसेप्टर होगा तब ये एडेनाइलिस साइक्लेज के साथ में एसोसिएट करेगी और एडेनाइलिस साइक्लेज क्या करेगा, CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करेगा। एडेनाइलिस साइक्लेज क्या है, एडेनाइलिस साइक्लेज एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कि ATP को CAMP में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर कोई रिसेप्टर जी अल्फ़ा एस से बाउंड है तब वो एडेनाइलिस साइक्लेज से एसोसिएट करेगा और CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसी को बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगर रिसेप्टर जी अल्फ़ा क्यू कपल रिसेप्टर है, अगर ये जी अल्फ़ा क्यू कपल रिसेप्टर है तब ये एसोसिएट करेगा PLC के साथ में, और PLC क्या करेगा, जो PIP2 होता है उसको IP3 एंड DAG में एसोसिएट कर देता है, इसका प्रोडक्शन करता है ये। अगर ये जी अल्फ़ा आई कपल रिसेप्टर है तो इस केस में ये एडेनाइलिस साइक्लेज के साथ में एसोसिएट करेगा और ये क्या करेगा, CAMP के लेवल को कम करेगा। अगर ये रिसेप्टर जी अल्फ़ा टी कपल रिसेप्टर है तब ये क्या करेगा, CGM PDE की जो क्या करेगा, उसको कम करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। तो ये हो गया, ठीक है। देखो अगर रिसेप्टर जी अल्फ़ा एस कपल रिसेप्टर है तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, एडेनाइलिस साइक्लेज के साथ में एसोसिएट करेगा और CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरीके के इसको कहते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। क्यू कपल रिसेप्टर है, PLC को एक्टिवेट करेगा, PLC क्या करेगा, IP3 और DAG का प्रोडक्शन करेगा, तो इसको अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं।